मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद वन एग्जांपल इन ईच केस। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, होमोजीनियस फेज आपके पास क्या होता है इसको डिफाइन करना है। आपके पास स्टूडेंट्स ये जितने भी आपके पास टर्म्स हैं इनको आप डिफाइन करेंगे, जिनमें आपके पास जियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस होते हैं। आपने बताना है विच डिस्टिल विद अ चेंज इन कंपोजिशन, और स्टूडेंट्स आप डील कर रहे होते हैं इस केस में आइडियल सोल्यूशन से। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन स्टूडेंट्स आपके पास वो सोल्यूशन होता है जिसमें आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो आपके पास हीट एनर्जी रिलीज होती है व्हेन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल सराउंड एंड इंटरैक्ट विद दैट ऑफ अ पर्टिकुलर आयन, तो स्टूडेंट्स आपके पास वो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, इसको आप स्टूडेंट्स जो एग्जांपल हमने टेबल में डिस्कस की थी उसके थ्रू आप मेंशन कर सकते हैं, और इसके अगेंस्ट आप 2-3 एग्जांपल्स भी लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वो वाटर मॉलिक्यूल जो कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री का हिस्सा बन जाते हैं, उनको आप कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास कंसोलेट टेम्परेचर पे जो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो एक लेयर में यूनिफॉर्म लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको आप कहते हैं कंसोलेट टेम्परेचर। देन स्टूडेंट्स आपके पास एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन आ जाता है, जो कि स्टूडेंट्स विच डिस्टिल विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन, यानी कि स्टूडेंट्स कंपोजिशन चेंज नहीं होती। इस केस में आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के लिए एग्जांपल दे सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो आपके पास पर्टिकुलरली राउल्ट्स लॉ का ओबे नहीं करते, जिनका स्टूडेंट्स आपके पास वॉल्यूम चेंज होता है, हीट चेंज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल डिसोल्यूशन प्रोसेस। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस के। कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास जो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स आपस में बना रहे होते हैं, और कॉन्जुगेट सॉल्यूशन आप इसलिए कहते हैं क्योंकि हर लेयर दूसरी लेयर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इन सारी टर्म्स को जब डिफाइन करेंगे तो आपका, और साथ में एग्जांपल 2 या 3 मेंशन करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो जस्टिफिएबल हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 5A है, व्हाट आर द कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन कंपेयर मोलर एंड मोलल सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स आपके पास जितने कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं आप उनको डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपने एक कंपैरिजन करना है मोलर और मोलल सॉल्यूशंस का। स्टूडेंट्स आपके सामने जब हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किया था तो आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे कि मोलर और मोलल में क्या डिफरेंस है। एक तो स्टूडेंट्स आप मोलर में डील कर रहे होते हैं वॉल्यूम के साथ, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। देन स्टूडेंट्स मोलल की केस में आप डील कर रहे होते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ। एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि आप क्योंकि वॉल्यूम से मोलर सॉल्यूशंस रिलेट कर रहे होते हैं इसलिए स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो मोलर सॉल्यूशंस होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आप ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके पास जो मोलर और मोलर सॉल्यूशंस में से कौन डाइल्यूट और कौन कंसंट्रेटेड होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिट्स इनके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलैलिटी डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं कि क्यों टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी रिलेटेड है, तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होगा। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आप बता देंगे कि आपने किस तरह से इनके यूनिट्स को डील करना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5B है कि one has 1 molar solution of sodium chloride and 1 molar solution of glucose. Which solution has greater number of particles? Which solution has greater amount of solvent? How do we convert these concentration into weight by weight percentage? तो स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि solution of NaCl has greater number of particles, वो क्यों है स्टूडेंट्स, वो आपके ऑलरेडी नॉलेज में है। Then students, as it splits into double number of particles due to ionization, on the other hand glucose is unable to आयनाइज। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि विच सोल्यूशन हैज़ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स ये आप कैसे बता सकते हैं, स्टूडेंट्स ये आप ऐसे बता सकते हैं कि आपने ये देखना है कि आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशंस हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि आपके पास आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स स्टूडेंट्स आप देखेंगे, उसके बाद आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होंगे कि आपने कैसे इसको डील करना है। स्टूडेंट्स आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास 1000 ग्राम्स ऑफ आपके पास आपका सॉल्वेंट है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो NaCl है, यानी कि अगर आप उसके 1 मोलर सॉल्यूशन की बात करें इट मीन्स कि आपके पास 58.5 ग्राम्स प्रेजेंट है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स आपके पास 1 मोलर का मतलब यह है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपके पास प्रेजेंट है। और देन स्टूडेंट्स आपके पास जो मोलर मैस है या उसका जो कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होगी वो होगी 180 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि आप इनकी परसेंटेज वेट बाय वेट इनकी जो वैल्यूज़ हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स एक जो चीज़ आप याद रखेंगे कि आप सबसे पहले टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है उसको कैलकुलेट कर देंगे। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप फॉर NaCl कैलकुलेशन करेंगे। फॉर NaCl इट विल बी
1000 प्लस 58.5 यानी कि आपने ऐड किया तो स्टूडेंट्स आपके पास 1058.5 ग्राम्स आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करना है फॉर ग्लूकोज। फॉर ग्लूकोज आपने ऐड करना है 1000 प्लस 180 तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1180 ग्राम्स। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि परसेंटेज वेट बाय वेट आपने कैलकुलेशंस करनी है ताकि आपको पता चले कि आपके पास कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है आपके पास सोल्यूशन की, ताकि आप ये बता सकें कि आपके पास विच सोल्यूशन हैथ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इस केस में आपका क्या होगा कि दोनों क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट फॉर आप NaCl कैलकुलेट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन 58.5 इंटू 100। देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपने क्या करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट आपने कैलकुलेशन करनी है फॉर दैट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि स्टूडेंट्स 180 डिवाइडेड बाय 1180 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स आपके पास कैसी कैलकुलेशन आएगी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 58.5 डिवाइडेड बाय 10558.5 इट विल बी अबाउट 0.05। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि 0.055 है आपके पास, 0.055 इसको स्टूडेंट्स आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.055 को आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो स्टूडेंट्स आपके पास तकरीबन ये 5.5% आ जाएगा, 5.5%। देन स्टूडेंट्स आप यही कैलकुलेशन करेंगे सेम ग्लूकोज के लिए डिवाइडेड बाय 1180 तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा 0.15 और इसको स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपके पास आ जाएगा 15%। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फॉर NaCl 5.5% वेट बाय वेट सोल्यूशन है ग्लूकोज का, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फॉर NaCl 5.5% वेट बाय वेट सोल्यूशन है NaCl का, जबकि स्टूडेंट्स फॉर ग्लूकोज आपके पास 15% वेट बाय वेट सोल्यूशन है ग्लूकोज का, विच मीन्स के स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है इन द केस ऑफ NaCl एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमने कैसे 1 मोलर सोल्यूशन से ही आपने कैलकुलेशंस की, यानी कि कैसे आपने कन्वर्जन की इनटू वेट बाय वेट परसेंटेजेस और उन दोनों वैल्यूज़ को कैसे हमने कंपेयर किया। थैंक यू।